कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट मीन्स जॉइंट द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। मीन्स हमें यहाँ पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट को जॉइंट करना है और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो मीनिंग क्या होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का? इट मीन्स ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर कंबाइंड एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों कंपनी की कंबाइन करनी है और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करना है होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी की। अब इसका अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का हमारे पास एक फॉर्मेट दिया हुआ होता है। हम उसके अंदर कंटेंट यूज़ करते हैं, क्या क्या आइटम्स लेकर चलेंगे ये भी डिफाइन करना जरूरी है। तो फॉर्मेट अगर पढ़ें हम तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करी जाती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। तो यही रीज़न है कि इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है जो हम CBS बनाते हैं, मीन्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। अगर फिर भी हमें ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 के जो शेड्यूल 3 है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 में जो डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ CBS। ये दो केसेस में होगी बैलेंस शीट प्रिपेयर, एक होगा होली ओन्ड सब्सिडरी का केस और दूसरा होगा पार्शली ओन्ड सब्सिडरी का केस। जब सब्सिडरी होली ओन्ड हो मीन्स 100 के 100% शेयर हैं जो वो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर लिए हों सब्सिडरी कंपनी के, तो उस केस में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी। और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी के केस में मीन्स 100% शेयर हैं जो वो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड नहीं किए, हो सकता है 80% शेयर होल्ड किए हो होल्डिंग कंपनी ने, हो सकता है 70% के शेयर्स को होल्ड किया हो। तो इस केस में जब पार्शली ओन्ड सब्सिडरी का केस हो तो हम यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लेकर चलेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है कंबाइन ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हमें होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों कंपनीज की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कंबाइन करना है, उनको जोड़कर दिखाना है, तो बन जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब जो इन्वेस्टमेंट होगी होल्डिंग कंपनी की इन दी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनीज के शेयर में, वो हम शो नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ना तो सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसको शो करते, ना ही इन्वेस्टमेंट शो करते होल्डिंग कंपनी की जब हम क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। जो होल्डिंग कंपनी की एसेट्स थी वो किससे रिप्लेस हो गई? सब्सिडरी कंपनी की लाइबिलिटीज से रिप्लेस हो गई। तो दोनों सेटअप हो गई यहाँ पे, तो इसलिए इनको दिखाया नहीं जाता, ना तो इन्वेस्टमेंट को होल्डिंग कंपनी की और दूसरा सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को। अब सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। ये दो चीज़ें निकल के आती हैं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व। तो ये केस कब होगा? जब होल्डिंग कंपनी शेयर्स को एक्वायर करती है सब्सिडरी कंपनी के, तो वो पार वैल्यू पर करती है उनको एक्वायर, यहाँ पर ना प्रीमियम ना डिस्काउंट पर, तो इन्हें पार वैल्यू पर एक्वायर किया जाता है। बट एक्चुअली में जो होल्डिंग कंपनी पेमेंट करती है जब सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स के लिए पे करती है, तो वो जो अमाउंट होती है कई बार वो फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है और कई बार वो कम हो जाती है, जबकि वो एक्वायर करती है एट पार वैल्यू पर ही। तो यहाँ पर अगर कम या ज़्यादा होगी तो इस केस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा। जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है उसे हम गुडविल भी बोलते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। When होल्डिंग कंपनी पे मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे कर दे, मीन्स इन्वेस्ट ज़्यादा कर दे, तो जो एक्सेस अमाउंट पे की गई है उसे हम गुडविल या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल लेंगे। होल्डिंग कंपनी ने जो भी ज़्यादा अमाउंट पे की है उसे हम या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं या गुडविल बोल सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, अमाउंट पेड ग्रेटर देन फेस वैल्यू। जब अमाउंट पे की गई हो फेस वैल्यू से ज़्यादा तो क्या निकलेगा? गुडविल। अब इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा? जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल आया है उसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स में। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। अगर होल्डिंग कंपनी कम अमाउंट पे करती है फेस वैल्यू से तो जो भी डिफरेंस होगा उसे हम कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। अगर अमाउंट पे है जो पे की गई है जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा वो लेस देन है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो उसे हम बोल लेंगे कैपिटल रिजर्व। तो ट्रीटमेंट क्या होगा कैपिटल रिजर्व का बैलेंस शीट में? इसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड्स में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में दिखाया जाएगा।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। When the holding company does not own 100% शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स को ओन नहीं करती, 100% शेयर्स को एक्वायर नहीं करती, तो तब उस सब्सिडरी को क्या माना जाता है? पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। अगर 100% एक्वायर कर ले तो होली ओन्ड सब्सिडरी माना जाता है, तो इस केस में पार्शली ओन्ड सब्सिडरी बोल लेंगे हम उसको। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो क्या है? क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। आउटसाइडर्स का क्लेम माना जाएगा, मीन्स अगर कंपनी के 100% जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से 75% मान जाते हैं होल्डिंग कंपनी में जाने के लिए, बट 25% नहीं मानते, तो उन्हें इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स बोला जाता है। वो शेयर होल्डर आउटसाइडर माने जाएंगे। तो यही है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल है 100% शेयर हैं, 75% होल्ड कर लिए होल्डिंग कंपनी ने, बट 25% एग्री नहीं हुए होल्डिंग कंपनी में जाने के लिए, तो उसे इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर बोला जाएगा, यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अब है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो पहले लेंगे हम पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। जो भी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं उसकी कितनी वैल्यू ऐसी है जो आउटसाइडर्स ने हेल्ड की है, उसके अंदर ऐड करेंगे प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट, वो भी माइनॉरिटी का हिस्सा। उसके बाद ऐड करेंगे प्रॉपर्टी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो जो भी सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स इंक्रीज हुई है उसमें कितना प्रपोर्शनेट है जो वो माइनॉरिटी वालों का है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसमें से लेस किया जाएगा कंपनी के लॉसेज में उनका कितना है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इनमें कितना पार्ट है। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है प्री एक्वाजिशन एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्री एक्वाजिशन एंड पोस्ट एक्वाजिशन, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया उस डेट से पहले का जो भी प्रॉफिट होगा वो वाला पार्ट होगा प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट का, और जो उसने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को होल्ड करने के बाद का जो प्रॉफिट का पार्ट होगा वो होगा पोस्ट एक्वाजिशन का, यानी कि पहले वाला प्री वाला होगा कैपिटल प्रॉफिट और पोस्ट वाला होगा रिवेन्यू प्रॉफिट। और इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर और माइनॉरिटी का शेयर, और ऐसे ही पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट को भी होल्डिंग और माइनॉरिटी में। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग एंड होल्डिंग टू सब्सिडरी। जब गुड्स को होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सोल्ड कर देती है या फिर सब्सिडरी होल्डिंग को सोल्ड कर देती है एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। एंड कई बार क्या होता है कि वो कुछ पार्ट या फिर सारा का सारा गुड्स है जो वो अनसोल्ड रह जाता है उस डेट को, जब हम बैलेंस शीट को कंबाइन करते हैं दोनों की, तो इसे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मानेंगे। बिकॉज इस जो प्रॉफिट है, ये जो गुड्स हैं एक दूसरे के साथ उन्होंने सोल्ड किए थे, उनकी आउटसाइडर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो इसलिए इन्हें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माना जाएगा। उनकी आपस में ही हुई है ना, एक दूसरे को सोल्ड किया था उन्होंने। ट्रीटमेंट क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री फ्रॉम एसेट साइड। जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें एसेट साइड में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को इन्वेंट्री में से रिलेटेड एसेट्स है जो उसमें से डिडक्ट कर देंगे, और डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में से भी उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शन। कॉमन ट्रांजैक्शन कैसे होगी? जैसे कि डेटर और क्रेडिटर का केस, एक कंपनी की बैलेंस शीट में वो डेटर है, एक में क्रेडिटर है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगी दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज सेकंड पॉइंट है। जब एक ने बिल को ड्रॉ किया हो और दूसरे ने एक्सेप्ट किया हो, तो एक कंपनी की बैलेंस शीट में वो बिल रिसीवेबल दिखाएगा और दूसरे की में बिल पेएबल दिखाएगा बैलेंस शीट में, तो ये भी एक दूसरे के साथ एलिमिनेट हो जाएंगे, इनको भी हम शो नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है लोन।
लोन को एक कंपनी की बैलेंस शीट में जो लोन दे रही है उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा, और दूसरी कंपनी जो रिसीव कर रही है लोन को उसकी बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो किया जाएगा। तो ये भी एसेट्स और लाइबिलिटी जो लोन की दिखाई गई हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगी। जब डिबेंचर इशू किए गए हों एक कंपनी के द्वारा और दूसरी कंपनी ने उनको होल्ड किया हो तो वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे अगर वो सेम अमाउंट के हैं तो।